आज़ादी से लेकर अब तक भारत सरकार की इस माइनॉरिटी को हमेशा से एक्सप्लॉइट करती आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे माइनॉरिटी की जिनकी वजह से गवर्नमेंट महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना पाती है और पॉलिटिशियंस को सैलरी मिलती है। इनफैक्ट यही माइनॉरिटी पूरा देश चलाती है और अगर इन्होंने सरकार से अपना हाथ पीछे खींच लिया तो हमारा देश ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। और ये है देश की सबसे इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी, टैक्स पेयर्स। हमारा देश भारत, जहाँ के बिलियनर्स दुनिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल्स की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल होते हैं और अपने बच्चों की शादी में यूं ही अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। उसी देश में हाईएस्ट टैक्स पेयर कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मूवी स्टार है। इंडिया के टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स डायरेक्ट टैक्स तो पे करते ही है, लेकिन उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से भी बिग चंक ऑफ मनी सरकार इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ले लेती है। जैसे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर पेट्रोल डीजल की एक्चुअल रिटेल प्राइस का अराउंड 50 to 55% तो टैक्स के फॉर्म में ही ले जाती है। इसी तरह हमें कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे दर्जनों अलग अलग तरह की टैक्स देते हैं। लेकिन इतना टैक्स पे करने के बावजूद हमें क्या मिलता है? पहले बारिश में बिखर चुके रोड्स, सिर्फ 15 दिनों में 10 ब्रिजेस कोलैप्स हुए, 10 सालों से कम उम्र के बच्चों में 70% लर्निंग पुअर्टी, मुंबई लोकल्स, रेगुलर ट्रेन्स और बस ट्रांसपोर्ट की खराब हालत और मिडिल क्लास जैसे लोग जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं उनके लिए ऑलमोस्ट जीरो बेनिफिट्स। यानी यहाँ एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो वाली कहावत पूरी तरह से गलत साबित होती है। तो कैसे इंडिया में टैक्स पेयर्स को निचोड़ा जाता है? क्यों उन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा बदलाव क्यों नहीं आ पाता? और क्यों मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज की अर्बन पॉपुलेशन हाई टैक्सेस देने के बावजूद इतना ज्यादा सफर क्यों कर रही है? तो इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिए ताकि आप जान सके कि हमारे पैसों का कैसे मिसयूज किया जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के टोटल टैक्स कलेक्शन में पर्सनल टैक्स का कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में कलेक्ट हुआ टोटल टैक्स में पर्सनल टैक्स का शेयर 53.3% और कॉर्पोरेट टैक्स का शेयर सिर्फ 46.5% था, जो पिछले एक डिकेड से लगातार कम हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स टैक्स हेवन्स, लीगल लूपहोल्स और प्रॉफिट ऑफसेटिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके अपने टैक्सेस को अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो जाती है। इसीलिए टैक्स का सबसे ज्यादा बर्डन लोअर और मिडिल क्लास लोगों पर आता है, जिससे सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जबकि दूसरी तरफ से टैरिफ प्लान्स बढ़ाकर टेलीकॉम जायंट्स अपने बच्चों की शादी में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फूंक देते हैं। वही पॉलिटिशियंस की अमीरी तो हर दिन आसमान छू रही है, लेकिन कैसे? अब वो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन आप आई बटन पे क्लिक करके या तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसीलिए इंडियन टैक्स कलेक्शन सिस्टम को लेकर अश्नीर ग्रोवर का ये कहना था, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है। इनडायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम उन मुंबईकर्स की बात करते हैं जिनका सपनों के शहर में घर खरीदने का सपना होता है, लेकिन जब वो घर खरीदने जाते हैं तो एक्चुअल वैल्यू का 50 से 55% हिस्सा तो उन्हें सीधा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसमें लैंड बाइंग रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, 5% GST, लोकल म्युनिसिपल टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्स शामिल हैं, जिसे लेकर रियल एस्टेट बिल्डर निरंजन हिरानंदानी का ये कहना था। About 50 to 55% of the cost of your house, any house you buy in Mumbai, is government taxes. So it is government taxes at the time when you buy land, when you do development, when you take permissions, when you do fire assessment, you pay an additional FSI charge. These are all payments made to the government and municipal corporation and other authorities. And the ready reckoner rate being so high, you can't sell at a lower rate. Government has actually caused the inflation and made homes in Mumbai unaffordable. अब जैसे तैसे आपने घर तो ले लिया, जिसके बाद एक गाड़ी भी तो चाहिए ना। तो जब आप कार खरीदने जाओगे तो सबसे पहले 28% GST लग जाएगा,
जिसके बाद ग्रीन टैक्स, लग्जरी टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और मोटर इंश्योरेंस जो आप लोगे उस पर अलग से 18% जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो तो इतनी मेहनत करके गाड़ी बनाने वाले टोयोटा को सिर्फ 45,000 रुपीज की कमाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट 18 लाख रुपए कमाती है। अब अगर आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसमें भी 18% जीएसटी अलग से लगेगा। यहाँ तक कि ग्रोसरी से लेकर कपड़ों तक आप रोजमर्रा की जो भी चीजें खरीदेंगे उन सभी पर आपको 5 से 28% तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। वहीं प्राइवेट एजुकेशन पर भी 18% जीएसटी है। इंडियन टैक्स पेयर्स की फर्स्ट कंडीशन देखने से पहले हमें फॉरेनर्स की बेस्ट कंडीशन देखनी होगी। सबसे पहले यूएई की बात करते हैं, जहां इंडियंस सबसे ज्यादा रहते हैं, तो वहां इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग सभी टैक्स पेयर्स अपनी एनुअल इनकम का 2% हिस्सा मेडिकल लेवी के फॉर्म में गवर्नमेंट को खुशी से पे करती है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो या सर्जिकल ट्रीटमेंट उन्हें एक भी एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ता, और अगर वो अर्जेंट में बिल पे करते हैं तो उन्हें रीइंबर्समेंट मिल जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर एक तरह से फ्री है। कनाडा की बात करें तो यहाँ पर टैक्स पेयर को ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट मिलता है। इस रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल लो इनकम फैमिलीज अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए कर सकती है। अगर आप अपनी वर्किंग लोकेशन से 40 किलोमीटर से दूर रहते हैं तो मूविंग एक्सपेंसेस को भी क्लेम कर सकते हैं। टैक्स पे करते वक्त मेडिकल एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लोन्स के इंटरेस्ट पर बेनिफिट्स मिलते हैं और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। वहीं सिंगापुर को तो टैक्स हेवन कहा जाता है, क्योंकि वहां ओवरसीज इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं है। इसीलिए मोर देन 8,000 प्लस इंडियन कंपनीज ने अपना बिजनेस सिंगापुर में रजिस्टर करवा दिया है। इसके अलावा हर साल थाउजेंड्स ऑफ HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप करके हमेशा के लिए फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि सिर्फ 2023 में इंडिया ने अपने 6,500 मिलियनियर्स को लूज कर दिया। लेकिन क्यों? उसके लिए आप हमारे इस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ के टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से एक टैक्स पेयर अपनी एनुअल इनकम का बिग चंक गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में दे देता है, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? बेहतरीन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं। पिछले महीने बिहार में 5 ब्रिजेस कोलैप्स हुए। अभी बारिश के मौसम में रिसेंटली डेवलप हुआ अयोध्या की सड़कों पर 3 बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। फरवरी में दिल्ली में प्रगति मैदान टनल का मानो तो जनाजा ही उड़ गया। वहीं रिसेंटली थोड़ी सी बारिश होती है और 971 करोड़ रुपीस के बजट में बने दिल्ली का नया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में वाटर लीकेज की प्रॉब्लम्स देखी गई थी, और ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टैक्स पेयर्स की हार्ड एंड मनी से ही बनाई गई है। इसीलिए इनका ऐसा हाल होना वाकई में शर्मनाक है। तो फिर क्या वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन? बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड फेमस मुंबई लोकल्स फेल हो रही है। सिर्फ पिछले साल ही ओवर क्राउडिंग, ट्रेन डिले, सेफ्टी इश्यूज और वीक फेंसिंग की वजह से मुंबई लोकल्स में 2,590 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मुंबई में आने वाले इस सबर्बन रेलवे क्राइसिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सिर्फ 66,000 पब्लिक बसेज हैं, लेकिन जरूरत है इससे करीब 3 गुना यानी 1,88,500 बसेज की, जिससे ओवर क्राउडिंग होना लाजमी है। तो फिर क्या प्रॉपर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस मिलती है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में इस वक्त 10 साल से कम उम्र के बच्चों में 70% लर्निंग पुअर्टी रिकॉर्ड की गई है। वही मेडिकल इन्फ्लेशन तो सिर्फ 1 साल में 14% बढ़ चुका है। अब टैक्सेस की बात चल रही है तो हम स्टॉक मार्केट को भला कैसे भूल सकते हैं? तो इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है। ऐसे में उस महंगाई के सामने अगर एक मिडिल क्लास को टिके रहना है तो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट करना जरूरी है, लेकिन सरकार ने हमें यहाँ भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, इस बजट में शॉर्ट टर्म गेन टैक्स को 15% से बढ़कर 20% कर दिया गया है। वही लॉन्ग टर्म गेन टैक्स पर 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है। अब कुछ यूथ इंडिविजुअल्स अपना करियर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बनाना चाहते थे, लेकिन अब शायद गवर्नमेंट उस पर भी लॉटरी की तरह 30% टैक्स इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रही है, जिसके बारे में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, I want to ask, where did I tax laga ke business? Where did I lagao tax? So on futures and options, you've increased. Wait a minute. And STT. who are these bhaktas?
so-called middle class, right? Futures and options for middle class. Please don't mind me saying, why can't middle class be there? Of course they can be there. But futures and options go with risk. अब इनकी इस बात पर भला मैं क्या ही रिएक्शन दे सकता हूँ। वेल, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि हमें टैक्स नहीं भरना चाहिए, बल्कि वी शुड पे टैक्सेस, क्योंकि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सरकार से सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, क्या इंडिया का टैक्स कलेक्शन सिस्टम मेरी तरह आपको भी बॉदर कर रहा है, और गवर्नमेंट इसे ठीक करने के लिए कौन सी एक्शंस ले सकते हैं? इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और ऐसी आई ओपनिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।